यही सवाल चल रहा था। थोड़ी देर पहले उसे अनन्या का संदेश आया था जिसमें अनन्या ने लिखा था, मैं होटल में हूं। आखिर होटल में क्या कर रही थी अनन्या? शिखर के मन में यही सवाल घूम रहा था। शिखर होटल पहुंचते ही अनन्या को ढूंढने लगता है। अनन्या उसे जोसेफ से बातें करते हुए मिलती है। शिखर को देख अनन्या उसके पास आती है और बोलती है, अरे तुम यहां क्यों आ गए? शिखर पलटकर पूछता है, मुझे छोड़ो, तुम यहां क्या कर रही हो? कॉलेज क्यों नहीं आई? अनन्या जवाब देती है, वो दरअसल होटल में सुबह सुबह बॉस की बहुत जरूरत होती है, लोगों से मिलना और दिन भर का प्लान फाइनलाइज करना। और तुम सुबह जल्दी निकल गए थे कॉलेज के लिए, तो तुम्हारी गैर हाजिरी में मैंने सब देख लिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? शिखर तुरंत अनन्या का हाथ पकड़ के उसे बोलता है, जो भी किया सही किया, अगर तुम ना होती तो जाने क्या करता मैं। मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारा है ये होटल। मेरी जगह फैसले लेना तो क्या, तुम चाहो तो मुझे डांट सकती हो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं होटल के लिए। शिखर ने जो अनन्या का हाथ थामा था वो उसे छोड़ने का मन में तो ना था, पर जैसे ही जोसेफ वहां आता है, शिखर को ना चाहते हुए भी अनन्या का हाथ छोड़ना पड़ता है। जोसेफ आकर शिखर को बोलता है, सर, हमने आपके सेक्रेटरी के कहे मुताबिक आपका सामान आपके कमरे में रखवा दिया है। शिखर हैरान होकर पूछता है, सेक्रेटरी के कहने पे? मेरी तो कोई सेक्रेटरी है ही नहीं। शिखर को तभी कल की बात याद आती है, कहीं ये वही तो नहीं? जोसेफ बोलता है, अगर वो आपकी सेक्रेटरी नहीं है तो कौन है? माफ कीजिएगा सर, मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था। वो अभी कहां है? जोसेफ ने जवाब दिया, अभी वो आपके कमरे में ही होगी, सारे सामान को सजाते हुए। शिखर जैसे ही ये सुनता है, सीधा भागना शुरू कर देता है अपने कमरे की ओर। किससे पूछकर यहां आई तुम? और मेरे कमरे में ये सब क्या है? शिखर सामने पड़े किताबों के भंडार को देखकर सेक्रेटरी से सवाल करता है। बबीता ने शिखर के कमरे को किताबों से भर मानो पुस्तकालय ही बना दिया हो। इतनी किताबें देखकर शिखर भी हैरान हो गया। कोई मेरे कमरे में किताबें क्यों रखवाएगा? शिखर मन ही मन सोच रहा था। बबीता ने जवाब दिया, मुझे ऑर्डर आया था कि आपके कमरे में ये सारी किताबें रखी जाए और आपको ये बताया जाए कि आज से मैं आप पे निगरानी रखने वाली हूं पढ़ाई लिखाई के मामले में, और अगर आपने बात मानने से मना किया तो उसके परिणाम भी होंगे। शिखर पलटकर पूछता है, क्या परिणाम? बबीता बोली, ये नहीं पता मुझे जितना बताया गया था मैंने आपको बता दिया। और हां, आपने जो भी कल सवाल पूछे थे उनमें से किसी का भी जवाब देने से मना कर दिया उन्होंने। बस इतना बोला, जब समय आएगा आपको खुद पता चल जाएगा, तब तक इंतजार कीजिए। शिखर की ये बात सुनकर सांसें तेज हो जाती है और वो सोचता है, आखिर कौन है जो मेरी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है? और बबीता से पूछता है, तुमने बताया था किसी रोजगार एजेंसी के जरिए तुम्हें नियुक्त किया था उन्होंने, कौन सी एजेंसी थी वो? मुझे उसका नाम जानना है। बबीता से उस एजेंसी का नाम और पता लेकर शिखर नीचे जाता है और जैसे ही निकलने वाला होता है कि पीछे से आवाज आती है। अनन्या बोल पड़ती है, अब मुझे भी साथ जाना है। शिखर भी अनन्या को मना नहीं कर पाता और दोनों साथ निकल पड़ते हैं पता लगाने की आखिर कौन है इसके पीछे। अगर कोई पूरे 50 करोड़ रुपए तुम्हारे खाते में डाल दे और अपनी पहचान भी नहीं बताना चाहे तो क्या करना चाहिए? अनन्या चौंकते हुए बोलती है। शिखर ने सारी बातें अनन्या को बता दी। एजेंसी पहुंचने के रास्ते में ही, मैं कोशिश किए जा रहा हूं पर वो अपनी पहचान बताने को राजी ही नहीं है। अब मुझे अपने तरीके से ही उनकी पहचान निकालनी होगी, शिखर ने जवाब दिया। दोनों एजेंसी के अंदर प्रवेश करते हैं। शिखर सीधा डेस्क पर जाकर पड़ताल शुरू कर देता है। वो उनसे पूछता है, मुझे बबीता बनर्जी, जिनको आपके कंपनी के द्वारा मेरा सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था, उनके बारे में कुछ पूछना था। एक मिनट सर, डेस्क पे बैठे इंसान ने अपने कंप्यूटर में लिखते हुए बोला। हाँ, मिल गया बबीता बनर्जी का प्रोफाइल। अब बताइए क्या काम था? शिखर बोला, उन्हें नियुक्त किसने किया था, क्या ये पता लगा सकते हैं?
डेस्क पे बैठे उस इंसान ने साफ मना कर दिया। ये तो सेंसिटिव जानकारी है सर, ये तो हम किसी भी हालत में आपको नहीं दे सकते। शिखर ने समझाने की कोशिश तो की, मगर वो इंसान कहां मानने वाला था। अनन्या भी आगे बढ़ते हुए बोली, आप समझ नहीं रहे हैं शिखर के लिए जानना कितना जरूरी है। अगर कोई छोटी मोटी बात होती तो हम आपको परेशान नहीं करते। डेस्क पे बैठा आदमी बोला, ये मेरे हाथ में नहीं है, आप बॉस से बात कर लीजिए। अगर उन्होंने बोला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको ये बताने में। शिखर जैसे ही ये सुनता है सीधा अनन्या के साथ बॉस के केबिन में घुस जाता है और उनसे विनती करने लगता है, मगर बॉस भी उनकी एक बात मानने को राजी नहीं और बोलता है, हमारी कंपनी की योजना में से एक है ये कि ऐसी जानकारी किसी बाहर वाले के साथ साझा नहीं कर सकते। शिखर गुस्से में बोलता है, आपको पता है मैं कौन हूं? ये होटल ब्लू लिली के मालिक हैं। अनन्या बोली, अगर किसी मिनिस्टर के बेटे भी होते तो भी नहीं बता सकता हूं मैं ये, बॉस ने जवाब दिया। क्या करना होगा मुझे ये बात जानने के लिए? शिखर पूछा। एक ही तरीका है, कंपनी खरीद लो। इसके अलावा और किसी भी सूरत में आपको ये हम बात नहीं बता सकते, बॉस ने जवाब दिया। कितने की है ये कंपनी? शिखर बॉस की आंखों में आंखें डाल के बोला। बॉस शिखर का हुलिया देख के हंस पड़ा। तू खरीदेगा? अरे पहले अपने लिए ढंग के कपड़े तो खरीद ले। और तंज कसते हुए बोला। शिखर ने तुरंत अपने फोन में खाते का बैलेंस दिखाया, जिसे देखकर बॉस आश्चर्यचकित रह गया। परसों ही इन्होंने हमारा होटल ब्लू मून खरीदा। अनन्या बोली, अब बताओ कितने की है तुम्हारी ये कंपनी? शिखर ने पूछा। लगभग एक डेढ़ करोड़ मैंने खुद अपने हाथों से खड़ा किया है इस कंपनी को, बॉस अपनी छाती चौड़ी करते हुए बोला। 2 करोड़ अब भी भेज रहा हूं आपको, आज से ये कंपनी मेरी। अब बताओ कौन है वो जिसने बबीता को नियुक्त किया? शिखर बेसब्री से बोलता है, माफ करना मगर आज तो किसी भी हालत में ये बात नहीं बता पाऊंगा, बॉस बोला। मगर क्यों? शिखर ने पूछा। कंपनी के कागजात बनाने में 1 दिन लग जाएगा, भले ही कल सुबह आप आकर सबसे पहला काम यही करना, मगर जब तक कंपनी आपके नाम नहीं होती तब तक, बॉस ने जवाब दिया। शिखर बॉस को बीच में ही काटते हुए बोला, ठीक है, इतने दिन इंतजार कर लिए तो 1 दिन और सही, कल कागजात तैयार रखिएगा, अब कल ही मिलते हैं। इतना बोल शिखर चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लिए अनन्या के साथ वहां से निकल जाता है। शिखर अनन्या के साथ होटल पहुंचता है। अब कल तुम्हें आखिरकार तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अनन्या बोली। तुमने जितना मेरे लिए किया है उतना कोई किसी के लिए नहीं करता ना। थैंक यू, शिखर बोला। इतना भी फॉर्मल क्या होना, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं और दोस्ती में नो थैंक यू ये तो पता ही होगा, अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर बुरा ना मानो तो कुछ पूछूं, शिखर हिचकिचाते हुए बोला। हाँ हाँ पूछो पूछो, अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका शुक्रिया अदा करने को मैं तुम्हें कल रात डिनर पे कहीं ले जा सकता हूं क्या? शिखर ने डरते डरते पूछा। क्या मुझे डेट पे ले जाने की परमिशन मांग रहे हो मिस्टर शिखर? अनन्या शिखर की आंखों में आंखें डालते हुए बोली। शिखर का चेहरा लाल हो जाता है और उसकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। ये देखकर अनन्या हंसते हुए बोली, अगर डेट हो तो मैं राजी हूं, अगर शुक्रिया अदा करने के लिए ले जाना है तो मैं नहीं जा रही, फैसला करके बता देना। ये बोलकर अनन्या वहां से जाने लगती है। शिखर भी समझ गया और बस इतना सा बोला, घर छोड़ने चलूं क्या साथ? अनन्या ने दूर जाते हुए जवाब दिया, टैक्सी लेके चली जाऊंगी, कल के लिए कम से कम कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना मिस्टर शिखर। अनन्या की इस बात पे शिखर के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। अनन्या कुछ दूर जाकर हाथ दिखा एक टैक्सी रोकती है और अंदर बैठ के किसी को फोन लगाती है। और दूसरी ओर जैसे ही कोई फोन उठाता है, अनन्या बोलती है, हाँ पापा, मैंने सब पता लगा लिया है इसके बारे में।
ये तो बस 2 दिन का करोड़पति है। इससे हमारा होटल वापस लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुझे पता है इसे कैसे फंसाना है। आप मुझ पे भरोसा रखो पापा, ये होटल मैं आपको वापस दिला के ही रहूंगी। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। आज आखिरकार इस राज से पर्दा उठ ही जाएगा कि शुभचिंतक कौन है, क्या राज है इस 50 करोड़ के पीछे। अगले दिन शिखर अनन्या के साथ एजेंसी की ओर जाते हुए यही सोचे जा रहा था। अनन्या बोली, कल एजेंसी के बॉस ने बोल दिया था 10 बजे खुलता है उनका कार्यालय। अभी 9:30 ही हुए हैं। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। पहले कहीं चल के कुछ खा लेते हैं, फिर चलना एजेंसी। शिखर जवाब देते हुए बोला, जाने क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि शुभचिंतक की पहचान इतनी आसानी से हमारे सामने नहीं आने वाली, और जब तक मैं इस बात का पता ना लगा लूं मुझे चैन नहीं आएगा। बस एक बार मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए, फिर तुम जहां बोलो वहां चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। अनन्या शिखर के थोड़ा और करीब आते हुए बोलती है, वैसे आज ये जो नया शर्ट पहना है तुमने, काफी जच रहा है आप पे मिस्टर शिखर कांबले। ये बात सुनकर शिखर का चेहरा लाल पड़ने लगा। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, अनन्या हंसते हुए बोली, लो बातों बातों में पहुंच गए तुम्हारे एजेंसी। शिखर की नजर सामने एजेंसी पर जैसे ही पड़ती है, मानो उसे एक झटका लगता है और वो भागकर एजेंसी के सामने जा पहुंचता है। शिखर की नजरों के सामने एजेंसी की दीवार पे चढ़ा एक मजदूर एजेंसी के नाम का बोर्ड हटा रहा था। शिखर उससे पूछता है, अरे क्यों हटा रहे हो इस बोर्ड को यहां से? मजदूर शिखर की ओर देखते हुए बोलता है, कोई नया मालिक आने वाला है यहाँ, तो पुराना बोर्ड हटाकर नया लगा रहा हूँ। ये बात सुनकर शिखर की जान में जान आई। तभी भागती हुई अनन्या वहां पहुंची और हाफते हुए पूछती है, अचानक से भाग के क्यों आ गए? शिखर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बोर्ड हटता देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब कोई ये ना बोल दे कि इस नाम की कोई एजेंसी नहीं है यहाँ पे। अनन्या को शिखर की ये बात समझ नहीं आती और वो धीरे से हंसते हुए बोली, अब चलो भी अंदर शुभचिंतक की असली पहचान पता करने। शिखर और अनन्या एजेंसी के अंदर जाते हुए देखते हैं कि वहां सारे कंपनी के नाम के पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। शिखर जाके सामने वाले डेस्क के पास खड़ा हो जाता है। पूरा ऑफिस मानो खाली ही था, सिवाय मजदूरों के जो अपने काम पे लगे हुए थे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं कब से आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था। शिखर मुड़ के देखता है, एजेंसी का बॉस अपने केबिन से चलता हुआ उनकी ओर ही आ रहा था और शिखर उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आपको ये सब कंपनी का नाम बदलने या ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये एजेंसी हमेशा से जैसी थी वैसी ही रहेगी, आगे भी। फिर भी आपका धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। बॉस अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको धन्यवाद बोलना पड़े। ये सुनकर शिखर बोलता है, ये तो आपका बड़प्पन है। मगर बॉस इस बात का कोई जवाब नहीं देता। शिखर को भी ये बात अजीब लगती है कि कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और शिखर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोलता है, तो चलिए काम की बात पे आते हैं। आप कागजात ले आइए, साइन करके डील फाइनल करते हैं। बॉस अपना समय लेते हुए धीरे धीरे बोलता है, उससे पहले कुछ जरूरी बात करनी है। इससे पहले कि बॉस की बात खत्म हो, शिखर उन्हें बीच में ही काटते हुए बोलता है, अगर आपकी कोई शर्तें या टर्म्स है तो मुझे सब मंजूर है। आप बस इस कंपनी को मेरे नाम करो और वो फाइल मुझे सौंप दीजिए। बॉस शिखर की आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, अब यह मुमकिन नहीं है। शिखर तेज सांसें लेते हुए बोलता है, क्यों नहीं? तभी शिखर की नजर पास खड़े मजदूर पे जाती है जो उसे हटाए गए पोस्टर की जगह किसी और कंपनी के नाम का पोस्टर लगा रहा था। शिखर की आंखें उभर आती है और वो बिना पलक झपकाए बॉस की ओर देखे जा रहा है। बॉस अपनी धीमी आवाज में जवाब देते हैं, आपके कल यहां से जाने के बाद किसी ने आपके दाम का दुगना देकर ये एजेंसी खरीद ली। न जाने कैसे, मगर वो पहले से ही कागजात तैयार करके मेरे पास ले आया और इतना सारा पैसा एक साथ सामने देखकर मैं भी उसके प्रस्ताव को मना नहीं कर पाया। शिखर चिल्लाते हुए बोला, अगर पैसों की ही बात थी तो एक बार मुझे फोन कर लिया होता, मैं 10 गुने पैसे दे देता। और आखिर ये कौन है जिसने मेरे जाते ही आकर आपकी ये एजेंसी खरीद ली? क्या नाम है उसका? बॉस शिखर को देखकर बोलता है,
आपका शुभ चिंतक। उन्होंने बस इतना ही बताने को कहा है मुझे, इससे ज्यादा मैं चाहते हुए भी और कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये सुनकर मानो शिखर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी शिखर की नजर बॉस के केबिन में रखे कंप्यूटर पर जाती है और बिना बात की परवाह किए शिखर भागते हुए बॉस के केबिन में घुस जाता है। ये देखकर बॉस और अनन्या भी शिखर के पीछे भागते हैं, मगर इससे पहले वो पहुंच पाए शिखर केबिन का गेट उनके मुंह पे बंद कर देता है और कंप्यूटर पर लग जाता है बबीता को किसने नियुक्त किया इस बात का सच जानने। अनन्या और बॉस दोनों केबिन के दरवाजे के बाहर से शिखर को आवाज लगा रहे हैं। बॉस धमकाते हुए बोलता है, तुरंत बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। केबिन के अंदर शिखर बॉस के कंप्यूटर में बबीता के बारे में ढूंढना शुरू कर देता है। क्या शिखर को अपने शुभचिंतक के राज का पता लगेगा? और क्या होगा जब अनन्या का राज आएगा शिखर के सामने? क्या शिखर इस सच्चाई का सामना कर पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस राज का पता लगाए बिना यहां से नहीं निकलने वाला। एजेंसी के बॉस के केबिन में बंद शिखर के दिमाग में यही चल रहा था। शिखर बड़ी तेजी से बॉस के कंप्यूटर पर लिखते हुए अपने शुभचिंतक का पता लगाने की कोशिश की जा रहा था। केबिन के बाहर खड़ा बॉस पुलिस को फोन लगाने लगता है। अनन्या दरवाजे के बाहर खड़ी शिखर को आवाज लगाई जा रही है। केबिन के अंदर शिखर ने बॉस के कंप्यूटर में सारी फाइल छान मारी, मगर उसकी सेक्रेटरी बबीता की फाइल कहीं नहीं थी। शिखर के मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। आखिर कहां गई ये फाइल? कहीं कंप्यूटर से तो किसी ने डिलीट नहीं कर दिया? अब कैसे पता लगाऊं बबीता को किसने नियुक्त किया था? बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज होते जा रही थी। तभी शिखर की नजर वहां कंपार्टमेंट में रखे फाइल्स पर जाती है और वो सोचता है, भले ही कंप्यूटर से किसी ने डिलीट कर दिया हो, मगर रजिस्टर में जरूर लिखा होगा उसका नाम। और कंपार्टमेंट के उन फाइल्स पर शिखर ढूंढने लगता है। केबिन के बाहर बॉस पुलिस को फोन लगा ही रहा होता है कि उसे एक संदेश आता है, जिसे देखकर वो शांत हो जाता है और पुलिस का फोन काट देता है। आराम से कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठकर शिखर के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। अनन्या बॉस के बर्ताव में आए इस परिवर्तन को देखकर हैरान होते हुए पूछती है, अचानक से क्या हो गया आपको? आप तो पुलिस को फोन लगा रहे थे ना, क्या हो गया? तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और हारा हुआ शिखर बाहर आता है। बॉस अनन्या को अपने फोन में आए हुए संदेश दिखाकर बोलता है, शिखर को जो मर्जी वो करने दो, ये एजेंसी उसके नाम कर दिया गया है। उसे जिस फाइल की तलाश है वो कल रात ही सारे रिकॉर्ड से हटा दिया था हमने। शिखर वहां से बिना रुके निकल जाता है और उसके पीछे अनन्या। शिखर को पता लग गया था उसे यहां से अपने शुभचिंतक के बारे में कुछ पता नहीं लगने वाला। शिखर और अनन्या जैसे ही एजेंसी के बाहर आते हैं, उनकी कार में बैठी पहले से शिखर की सेक्रेटरी इंतजार कर रही होती है। शिखर अपने हाथ को भींचते हुए सेक्रेटरी के सामने जाकर खड़ा होता है। कुछ बोलना तो चाहता है मगर बीच में ही रुक जाता है। सेक्रेटरी शिखर को देख के बोलती है, आपके आज के काम का निर्देश आ चुका है, आपको मेरे साथ चलना होगा। शिखर अपना चेहरा कसते हुए बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, ना ही तुम्हारे शुभ चिंतक की कोई बात मान रहा हूं आज के बाद, जब तक वो खुद आकर मुझसे ना मिले। शिखर ये बोल के अनन्या के साथ वहां से जाने लगता है। सेक्रेटरी ड्राइवर को इशारा करती है और ड्राइवर कार धीमी रफ्तार में शिखर के साथ साथ चलाने लगता है। सेक्रेटरी शिखर को बोलती है, पैसों के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। मुझे जो पैसे मिले हैं उसके बदले मुझे आज तुमसे 3 किताबें खत्म करवा के उनकी परीक्षा लेनी है। मैं अपनी अगर ये जिम्मेदारी ना निभाऊं तो उसके परिणाम होंगे। तुम जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो उसके भी परिणाम होंगे जिनका तुम्हें सामना करना होगा। अगर इतने पैसों के बदले में कुछ किताबें पढ़ने को बोला जा रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें? शिखर अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, बात किताब पढ़ने की नहीं है, बात है मेरी आजादी की। मुझे पैसों के बदले अपनी आजादी नहीं बेचनी किसी को। और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है अपनी जिम्मेदारी की तो लो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी से अभी मुक्त करता हूं। मैं तुम्हें अपने सेक्रेटरी के काम से निकालता हूं। आज के बाद मेरा पीछा मत करना। ये बोल शिखर बिना एक बार भी पीछे मुड़े अपना सर ऊंचा किए अनन्या के साथ वहां से चला जाता है।
अपने दोस्तों के झुंड के साथ बैठा अंकुश शिखर के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो सड़क छाप लड़का अनन्या के करीब आए जा रहा है, हम सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करने लगा है, और अब तो पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए उसके आगे। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई? अंकुश और चुप नहीं रह सकता था। वो बोल पड़ा, उस सड़क छाप लड़के का तो कुछ तो करना ही होगा, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अंकुश की बात सुनकर एक दोस्त बोला, जब पुलिस ने उसके सामने हाथ खड़े कर दिए तो हम क्या चीज हैं? मैं तो बोलता हूं हम भी उसके सामने झुक के ही रह लेंगे आज से। एक और दोस्त इसके समर्थन में बोला, मुझे भी ये सही लग रहा है, आखिर क्यों पंगे लेना उससे? अंकुश अपनी आवाज उठाते हुए बोला, मैं नहीं झुकने वाला उस सड़क छाप के सामने। जिस सड़क छाप को हम अपने उंगलियों पे नचाया करते थे, जिसे हम बस इस कारण से अपने साथ रखते थे कि उस पे हंस सके, आज वो सबके सामने हमारा मजाक उड़ा रहा है। अंकुश की बात सुनकर एक लड़का उसके समर्थन में बोला, हमें मिलकर और शिखर को उसकी औकात दिखानी चाहिए, वरना आगे चलकर हमें और दबाने की कोशिश करेगा वो। ये सुनकर अंकुश बोल पड़ता है, तुम में से जिसको भी उसका पालतू कुत्ता बनना है वो रह सकता है, मगर मैं तो उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। अगर किसी को मेरे साथ आना है तो वो आ सकता है। इतना बोलकर अंकुश वहां से उठ के जाने लगता है और उसकी बात सुनकर कुछ लड़के उसके पीछे चल देते हैं शिखर को सबक सिखाने। शिखर अपने होटल के कमरे में इधर से उधर चले जा रहा था, जो भी हुआ उसे अपने मन में बार बार दौड़ाते हुए। तभी उसके फोन में एक संदेश आता है और शिखर जैसे ही वो संदेश पढ़ता है मानो अपनी जगह पे ही जम जाता है। बैंक से शिखर को आए संदेश में लिखा था कि उसके खाते से पूरे 10 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। शिखर भी सोच में पड़ जाता है कि मेरे खाते से मेरे अलावा और कौन पैसे निकाल सकता है? ये कैसे हो सकता है? मुझे तुरंत बैंक जाकर इस बात की पड़ताल करनी चाहिए। हो ना हो यही मुझे शुभ चिंतक तक ले जाएगा। शिखर बिना समय बर्बाद किए सीधा टैक्सी में बैठकर कस्टमर सर्विस से बात करता हुआ उस बैंक तक पहुंच जाता है जहां उसके खाते से पैसे निकाले गए हैं। उस बड़े से बैंक में शिखर जैसे ही प्रवेश करता है, तुरंत उसके पास एक रिसेप्शनिस्ट आती है। नमस्ते सर, मैं आस्था, आज मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? शिखर रिसेप्शनिस्ट को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जवाब देता है, मैं यहाँ एक अपने खाते से जुड़ी शिकायत दाखिल करवाने आया हूँ। क्या शिकायत सर? आस्था ने सवाल उठाया। किसी ने इस बैंक की शाखा से मेरे खाते से पूरे 10 करोड़ रुपए निकाले हैं। शिखर ने सीधे सीधे जवाब दिया। शिखर का हुलिया देखकर आस्था यही सोच रही थी कि ना ही इतने खास कपड़े पहने इसने, शक्ल धूप की वजह से काली हो रखी है और उंगलियों पर खरोचों के निशान हैं। देखकर तो कोई गरीब ही लग रहा है ये। इसके पास कहां से आएंगे इतने पैसे? बस ऐसे ही वक्त बर्बाद करने तो नहीं आ गया ये यहाँ। भले ही आस्था को शिखर की किसी भी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, मगर बैंक से मिल रहे कच्चे खासे पगार ने आस्था को उसके सबसे अच्छे व्यवहार में ही शिखर से आगे बात करने पर मजबूर किया। आस्था अपने बाहों को छाती के सामने मोड़ते हुए पूछती है, मुझे आपके खाते का नंबर चाहिए होगा इस बात की पड़ताल करने को। शिखर को नंबर ठीक से तो याद नहीं होता है। वो अपनी जेब से फोन निकालता है जिसमें ये सारी जानकारी है, मगर शिखर का फोन बैटरी ना होने की वजह से बंद हो जाता है। पहले एजेंसी, फिर इस बैंक वाले कांड की वजह से शिखर को अपना फोन चार्ज करना भी याद नहीं रहा और शिखर का फोन बंद देखकर आस्था समझ जाती है कि शिखर बस नाटक कर रहा है। आखिर इस गरीब के इतने पैसे कहां से आएंगे? शिखर की परीक्षा लेने आस्था उससे पूछती है, सर क्या मैं पूछ सकती हूँ 10 करोड़ कटने के बाद आपके खाते में अभी बकाया राशि लगभग कितनी होगी? शिखर सोचते सोचते बोलता है, 50 थे मेरे पास। 8 का ब्लू लिली होटल खरीद लिया मैंने, 2 एजेंसी को दे दिया था जो वापस आने वाले होंगे, और 10 कटने के बाद कुल 30 करोड़ बचे होंगे। शिखर की बात सुनकर आस्था तीखी आवाज में बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि दिखावा करने की भी एक हद होनी चाहिए? आस्था सर बोलना तो दूर अब शिखर के साथ बदतमीजी से बात करना शुरू कर चुकी थी। शिखर को आस्था से बहस करने का मन बिल्कुल नहीं था। तभी उसकी नजर वीआईपी रिसेप्शन रूम के टंगे बोर्ड पर पड़ती है और वो उस ओर बढ़ जाता है।
आस्था एक पल के लिए दंग रह जाती है, फिर शिखर के पीछे जाते हुए चिल्लाती है, सिक्योरिटी। मगर आस्था को शिखर को रोकने में देर हो गई थी। शिखर उस कमरे के आधे खुले दरवाजे को धक्का मार के अंदर घुस जाता है। अंदर कमरे में एक 40 साल का आदमी डेस्क के पीछे बैठे शिखर की ओर देखता है। शिखर को वहां देख के वो भी चौंक जाता है। फिर उसकी आंखें कमरे के अंदर आई आस्था पर पड़ती है। आस्था माफी मांगते हुए बोलती है, मैं अभी इसे यहां से लेकर जाती हूं, और शिखर का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। मगर शिखर वहां से हिलता भी नहीं। डेस्क के पीछे बैठे मैनेजर महात्रे बोल पड़ते हैं, आस्था, यह कौन सा तरीका है हमारे वीआईपी ग्राहकों से बात करने का? शिखर सर, आइए, मैं कब से आप ही का इंतजार कर रहा था। मैनेजर महात्रे की इस बात को सुनकर शिखर और आस्था दोनों चौंक जाते हैं। मैनेजर आस्था को बाहर भेजते हुए शिखर को सामने वाली कुर्सी पर बैठने को बोलता है। शिखर टूटे शब्दों में बात करते हुए पूछता है, मगर आपको कैसे कि मैं। मैनेजर अपनी कुर्सी में सिकुड़ते हुए बोलता है, मुझे जैसे ही आपके खाते से 10 करोड़ निकालने का आदेश मिला, साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि आप भी थोड़ी देर में यहां आओगे। पूछताछ करते हुए शिखर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन था वो जिसने आपको ये आदेश दिया? और इतने बड़े बैंक के मैनेजर होने के बावजूद भी आप उसे मना नहीं कर पाए? मैनेजर महात्रे एक गंभीर चेहरे के साथ बोलते हैं, वो चाहे तो पल भर में इस पूरे बैंक को खरीद कर मुझे काम से निकाल सकते हैं। मैं पिछले 20 साल से इसी बैंक में काम कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं मानता तो क्या करता, तुम ही बताओ। शिखर चीखते हुए पूछता है, आखिर कौन है वो? मैनेजर महात्रे सरलता से जवाब देते हैं, आपका शुभ चिंतक। शिखर को फिर वही बात सुनकर पता लग गया था कि उसे यहां से भी कोई सुराग नहीं मिलने वाला। उसका मन तो कर रहा था कि डेस्क पर रखा सारा सामान उठाकर फेंक दे, मगर अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वो कमरे से निकल जाता है। जैसे ही शिखर बैंक के बाहर निकलने वाला होता है, आस्था उसके सामने आती है और झुककर उससे माफी मांगने लगती है, मगर शिखर गुस्से में बिना कुछ बोले उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल जाता है। शिखर देर रात को टैक्सी से होटल पहुंचता है और बाहर निकलकर ड्राइवर को जैसे ही पैसे देता है, कोई भागते हुए आता है और उसका बटुआ और फोन हाथ से छीनकर भागने लगता है। शिखर 2 पल के लिए अपने आप को संभालता है गिरने से, फिर तुरंत उस चोर के पीछे भागने लगता है। चोर भागते हुए सामने की गली में घुस जाता है। शिखर भी उसका पीछा करते हुए गली में घुस जाता है। गली में अंदर तक दीवार होती है और चोर भागते हुए दीवार के पास जाकर रुकता है। उसके सामने आगे भागने का कोई रास्ता नहीं है, वो फंस चुका है। ये देखकर शिखर भी हांफता हुआ रुकता है और पूछता है, मुझे मेरा बटुआ और फोन वापस कर दो, बदले में मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम जा सकते हो। तभी सामने खड़ा नकाबपोश चोर जोरों से हंसने लगता है। शिखर की भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब उसे ऐसा आभास होता है कि उसके पीछे कुछ और लोग खड़े हैं। शिखर मुड़कर देखता है तो 4 नकाबपोश गुंडे सुनसान गली में उसकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। ये देखकर शिखर को मानो कोई सांप सूंघ गया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्यों इन गुंडों ने उसे घेर रखा था। इससे पहले कि शिखर कुछ कर पाए, एक गुंडा कूदते हुए उसे गिरा देता है और जमीन पर पड़े शिखर को 5 गुंडे और करीब आकर घेर लेते हैं और एक साथ ही सब अपने पांव से उसे कुचलना शुरू कर देते हैं। शिखर अपना शरीर सिकोड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगर सभी गुंडे उसे लगातार पीटे जा रहे हैं। लात घूंसों की बरसात करते हुए शिखर चिल्लाते हुए पूछता है, आखिर मार क्यों रहे हो मुझे? उन गुंडों में से एक जवाब देता है, तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए। तेरी जो औकात है उसी में रहेगा तू हमेशा। आज के बाद अपनी औकात के बाहर कुछ करने की कोशिश की तो यही होगा फिर से तुम्हारे साथ। शिखर के शरीर का एक भी हिस्सा नहीं बचा था जहां से खून नहीं निकल रहा हो। थोड़ी देर में शिखर और दर्द सहन नहीं कर पाता है और वो बेहोश हो जाता है। शिखर को अधमरा देखकर वे गुंडे रुकते हैं और सभी एक एक कर अपना नकाब उतार देते हैं। ये अंकुश और उसके साथी ही थे। अंकुश बोलता है, चलो जल्दी निकलो यहां से, अब तो इसने अपना सबक सीख ही लिया होगा। और सब के सब वहां से भाग जाते हैं, शिखर को लहूलुहान वहीं छोड़कर।
अब क्या होगा शिखर का? क्या यही था